नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। तो चलिए इस क्लास में हम जो है कंप्लीट रूप से यहाँ पर देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और ये अभी आपको पार्ट्स में मिलेगा, अलग अलग पार्ट्स जितने भी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पार्ट्स होंगे, उन सभी पार्ट्स का एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जो है कंप्लीट रूप से एक ही वीडियो यहाँ पे मर्ज करके जो है देखने को मिलेगा, जिसमें आप कंप्लीट जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को यहाँ पे पूरा अपना पढ़ सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए उसको जो है उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। उसके बाद हम जो है एक एक टॉपिक को यहाँ पे विस्तार से देखने वाले हैं। तो जैसे देखिए, पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भारत में संवैधानिक विकास क्रम। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान के विकास का क्रम, ये सेकंड पार्ट है इसका। इसके बाद संविधान की उद्देशिका एवं विशेषताएं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री संसद, राज्य कार्यपालिका। इसके अलावा राज्य की विधायिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, आपातकालीन प्रावधान, भाषा संबंधी उपबंध कुछ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हम देखें संघ राज्य क्षेत्र, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल जो प्रोविजंस होते हैं, संवैधानिक निकाय एवं महत्वपूर्ण अन्य निकाय, जम्मू कश्मीर के संबंध में उपबंध, भारत में निर्वाचन प्रणाली, राजनीतिक दल और दबाव समूह, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये सभी आपको 24 टॉपिक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 24 टॉपिक के अलग अलग यहाँ पे जो है क्लास देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको कंप्लीट एक ही वीडियो जो है आगे देखने को मिलेगा जब ये सारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ हम एक एक करके बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो सारे टॉपिक है, सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जब एक वीडियो आएगा तो उसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल या फिर जो ग्रुप है उसमें आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसका एक नॉमिनल चार्ज लगेगा, या फिर आप जो है सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसमें भी जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पे आपको सिक्वेंसली सारी क्लास इसकी मिलने वाली है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आप अगर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत में संवैधानिक विकास का क्रम। तो पहला टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बेसिक रूप से संविधान क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और संवैधानिक विकास क्रम यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ये जो मतलब ब्रिटेन से, तो उसके जो उसके द्वारा जो है कंपनी को मैनेज करने के लिए या कंपनी को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर जो रूल्स रेगुलेशन लाए गए, उनके क्रम को हम देखेंगे। इसके अलावा जो आज़ादी तक है 1947, मतलब भारत शासन अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक कंप्लीट रूप से यहाँ देखने वाले हैं। तो उसी के बारे में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है भारत में संवैधानिक विकास का क्रम, जिससे हमारे संविधान का फाइनली जो है निर्माण हो चुका है। ठीक है, 1950 में लागू हुआ, ये आपको पता होगा। तो भारतीय संविधान जो निर्माता है उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि का प्रमाण हम बोल सकते हैं संविधान को। वे देश को एक ऐसा संविधान दे सके हैं जो हम अभी वर्तमान में देख सकते हैं, जिसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य और सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया गया था। यह वही कारण है कि जिसके वजह से इतनी जटिलता से बनाया गया संविधान न केवल अस्तित्व में है बल्कि एक जीवंत सच्चाई भी मानी जाती है। जबकि विश्व के अन्य देशों के संविधान भारतीय संविधान की भांति बृहद एवं समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधनमय नहीं है। मतलब हमारा संविधान को हम कठोर भी बोल सकते हैं और नरम भी बोल सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोविजंस इतने अच्छे हैं कि वो आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं, और कुछ में हम जो है संशोधन करने में हमको बहुत मतलब जो टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ता है, यानी कि विशेष बहुमत का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अभी तक वर्तमान तक हमारा संविधान जैसे कि तैसे बना हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का जो है उसको नुकसान नहीं हुआ है। तो हम अगर बात करें संविधान की, तो संविधान की परिभाषा हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित वैधानिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र या राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका सुचारू रूप से संचालन किया जाता है। इसको बोला जाता है संविधान। ठीक है, इसके अलावा संविधान मतलब विश्व में अगर बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम जो संविधान है वो हमको देखने को मिलता है। मतलब सर इसको संविधान तो नहीं बोलेंगे, परंतु 1215 में ब्रिटेन के अंतर्गत नागरिकों के अधिकारों का एक जो है अधिकार पत्र यहाँ पे जारी किया गया था, जिसको बोला जाता था मैग्ना कार्टा। और हमारे यहाँ भाग 3 जो फंडामेंटल राइट है उसको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, परंतु विश्व में अगर लिखित संविधान की बात करें प्रथम, तो अमेरिका में इसको लागू किया गया था 4 मार्च 1789 को, और इसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1787 ईस्वी में अपनाया गया था। भारत में संवैधानिक विकास क्रम अगर बात करें तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ हमको 3 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है रेगुलेटिंग एक्ट, एक मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट, और एक मिलता है चार्टर अधिनियम। तो चार्टर अधिनियम मुख्य रूप से 4 आए थे, जो कि 1793 से शुरू हुए थे, और 1858,
मतलब 1857 की क्रांति के जस्ट बाद तक यहाँ पे चले। ठीक है, 20-20 वर्षों का इसमें गैप था, तो इसके बारे में भी हम यहाँ पे देखने वाले। उसके बाद हम देखेंगे जो क्राउन का शासन था, या राजा या रानी जो ब्रिटेन से सीधे यहाँ पे संचालित करते थे वायसराय के माध्यम से, और एक भारत सचिव हुआ करता था, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को मेंटेन करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सबसे पहला जो है पहला कदम था, जो कि 1773 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने के लिए पहला कदम माना जाता था, और इसको जो है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उसके द्वारा पास किया गया था। ठीक है, 1773 ईस्वी में। फिर उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था, और ये जो था कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन के स्वामित्व के दावे जो है उसका पहला दस्तावेज था, जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा वाणिज्यिक कार्यों को मेंटेन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा राजनीतिक कार्यों को मेंटेन किया गया। यानी कि जो है जो पृथककरण शक्तियों का, या फिर हम बोल सकते हैं द्वैत शासन, हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा? चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मार्च से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 मार्च से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। इसके बाद आया चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 4, जैसे कि मैंने बताया 1793 में पहला आया। 1793 में आया तो यहाँ देखिए कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार है उसको 20-20 वर्षों के लिए या 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। मतलब कहाँ पहुँचा दिया गया? 1813 में। इसके बाद हम देखें तो यहाँ देखिए 21 जो है 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राज्य से वेतन देने की व्यवस्था की गई। और इसके अतिरिक्त इंडियन सिविल सर्विसेज जो आईसीएस उसको आयोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो कि 21 अप्रैल 1793 को संपन्न हुई थी। इसके साथ ही हमको नेक्स्ट जो देखने को मिलता है चार्टर अधिनियम 1813। तो इसमें जो है कंपनी, मतलब इस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए दिया गया। धर्म प्रसार के लिए मिशनरियों को सहायता यहाँ पे जो है परमिशन मिल गई। और इसी के साथ में अगर देखें तो चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर सारी चीज़ों को यहाँ पे एंड कर दिया कंपनी के। फिर 1833 में चीन के साथ चाय के व्यापार को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, और प्रशासनिक केंद्रीकरण का पहला कदम था, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल, मतलब जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी यहाँ पे दी गई। और विलियम बेंटिक जो थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले गवर्नर जनरल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, 1858 के विद्रोह के बाद ये जो है कंप्लीट रूप से पुनरावृत्ति ना हो, इसके कारण ये आया था। ठीक है, मुगल बादशाह का जो पद था उसको क्या कर दिया गया? यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मुगल बादशाह का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल वायसराय, मतलब जो गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। लॉर्ड कैनिंग को इस पद पर पदस्थ किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है द्वैत शासन प्रणाली को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ ही एक अधिनियम आया, देखिए भारत परिषद अधिनियम। अगर पूछा जाए तो 3 आए थे। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892, 1909। तो ये आपको 3 याद रखना है। अब इसमें क्या है देखिए, 1861 वाले में जो है लोक प्रतिनिधित्व का समावेश यहाँ पे किया गया। वायसराय की जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इसके अलावा वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह तथा सर दिनकर राव को यहाँ पे शामिल किया गया।
उत्तर जो पश्चिम बंगाल है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 66 और 97 में विधान परिषदों का गठन किया गया। साथ ही 1892 अगर बात करें हम भारत परिषद अधिनियम की, तो यह अधिनियम जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन इसके कार्यकाल में लाया गया और आर्थिक नीति एवं बजट पर जो है बहस करने का यहाँ पे अधिकार दिया गया। किसको? जो विधान परिषद है उसके सदस्यों को। इसके अलावा मतदान का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन पूरक प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे जा सकते, यानी कि प्रश्न के जो उत्तर बताया जाता है, उत्तर के उपलक्ष्य में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पूरक प्रश्न बोला जाता है, और यहाँ पे इसका अधिकार नहीं था। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और यहाँ जो एक तरफ यहाँ पे उदारवादी अधिकार सुधारों की मांग कर रहे थे तथा उग्रवादी स्वराज प्राप्ति की आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात विदेशी शासन के अंत के लिए उग्रवादी उपायों का उपयोग कर रहे थे। तो इस असंतोष को जो है कुछ सीमा तक कम करने तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मार्ले मतलब लॉर्ड जो मार्ले थे इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय हुआ करते थे। ठीक है। पृथक निर्वाचन के आधार पर सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व प्रावधान, यानी कि मुस्लिमों को जो है अलग से यहाँ पे मतदाता मतलब एक प्रकार से मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इस प्रकार के जो प्रावधान है इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, ये भी आपको याद रखना। 1919 की अगर बात करें तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, 1919 वाले को। और यहाँ पे जो है भारत में मतलब जो सचिव हुआ करते थे मॉन्टेगू हुआ करते थे, और चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय हुआ करते थे। अनेक तात्कालिक कारण थे इसके अंतर्गत, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध है, ब्रिटेन का बढ़ता प्रभाव, कांग्रेस की सक्रियता एवं संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन का प्रभाव, इन सभी कारणों से जो है 1919 वाला जो भारत शासन अधिनियम है इसको यहाँ पे पारित किया गया था। और इसी के अंतर्गत प्रांतीय विषय को दो भागों में यहाँ पे बांट दिया गया द्वैत प्रणाली के तहत। ठीक है। तो आरक्षित विषय थे और हस्तांतरित विषय थे, तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो मतलब यहाँ पे भारत शासन मतलब यहाँ पे देखिए भारत शासन अधिनियम नाम दिया गया क्योंकि भारत में संविधान निर्माण का एक कदम हम देख सकते हैं, और इसी के मतलब यहाँ पे रिव्यू के लिए यानी कि इसकी चेकिंग के लिए हर 10 वर्ष में एक कमीशन आएगा ब्रिटेन से, जो कि हम आगे देखेंगे साइमन कमीशन, जो कि पहले आ गया था, मतलब 1929 में आना था, 1927 में आ गया, जिसका काफ़ी विरोध किया गया और लाला लाजपत राय की लाठी के कारण यहाँ पे जो है मृत्यु भी हो जाती है। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद 1935 का अधिनियम आता है जिसको भारत शासन अधिनियम बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साइमन आयोग की रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन और श्वेत मतलब जो है ये सारी चीज़ एवं ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर यह आधारित था। अखिल भारतीय संघ की यहाँ स्थापना होती है। ठीक है। और द्वैत शासन प्रणाली की यहाँ पे जो है समाप्ति की जाती है। 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसी के तहत भारत परिषद जो है उसको समाप्त कर दिया जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे विस्तार किया जाता है और रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है 1935 में। ये सारी चीज़ किसके अंतर्गत देखने को मिलती है? भारत शासन अधिनियम 1935। फिर फाइनली यहाँ देखें तो हमको देखने को मिलता है देखिए ये 1935 वाला संविधान के विकास में काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम इसको देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जो है इनहेरिट की गई है संविधान में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अगर बात करें, चलिए यहाँ पे 1937 में चुनाव भी हुआ था 1935 के बाद। तो 1937 में यहाँ चुनाव हुए थे 11 प्रांतों में। ठीक है। 1585 सीट जो थी उसमें से 711 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई, और 6 प्रांतों में यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने 1937 में के चुनाव में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार बनाई। ठीक है। और इसका चुनाव चिन्ह जो था पीला बक्सा था। इसके अलावा 1947 की अगर बात करें तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय सरकार के हाथ में सौंप दी जाएगी। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट किया कि 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और इसके उपरांत लॉर्ड माउंटबेटन को जो था पहला वायसराय यहाँ पे बनकर वो है भारत आए। साथ ही अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे 2 संप्रभु राष्ट्र घोषित किए गए। कौन कौन से? पाकिस्तान और भारत। इस अधिनियम के तहत वायसराय के पद को यहाँ पे समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल जो था जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड जो है इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों के लिए संविधान निर्माण सभा बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा 1935 के अधिनियम के अनुसार कार्य करेगी जो भी विधानमंडल थी। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के बीच में दोनों जो
राष्ट्र थे उनके बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता। और जब तक संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ कुछ बेसिक रूप से हमको देखने को मिलती है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये चीज़ें। और इसके अलावा हमने क्या देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और ये जो कंप्लीट रूप से ये ब्यौरा है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है भारत में संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत हम देखेंगे विगत वर्षों के कुछ प्रश्न और कुछ मॉडल क्वेश्चंस के बारे में, मतलब पिछले ईयर में कुछ क्वेश्चन आए उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आईएएस, पीसीएस, जो अनस्टेट की यूपीएससी है, एमपीपीएससी है, इन सभी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आए हैं, और यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए उनको हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले, तो उनसे भी रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखें तो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जिनमें से सही आपको निकालना है। तो देखिए, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल की स्थापना की थी, ये गलत है। ठीक है, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। इसके तहत जो है 1774 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, मतलब सुप्रीम कोर्ट की, कहाँ पे, कलकत्ता में। तीसरा अगर बात करें, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो यहाँ 2 और 3 मतलब बी नंबर का राइट आंसर है। पहला गलत क्यों है, तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल थे जिसने ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया गया था, ना कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, और उन्होंने 1860 में दंड संहिता एवं 1861 में पुलिस विभाग का गठन भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को जो है बजट पर बहस करने की शक्ति यहाँ पे दी गई। तो हमने देखे थे, एक तो आया था, देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम आया था 1861, 92 और 1909 तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि जो था लॉर्ड मार्ले मिंटो जो था, सुधार था, सांप्रदायिकता पर यहाँ पे बल दिया गया। इसके अलावा 1919 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 2 बचे, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम, तो भारतीय परिषद अधिनियम भी नहीं है। बचा कौन सा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तो राइट आंसर हमारा बी होगा, जिस पर क्या हुआ, भारतीय जो विधान परिषद को जो था बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु मतदान करने की शक्ति उनको नहीं थी और पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी। तो राइट आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में से जो है किन से भारत में शिक्षा की नींव पड़ी। तो शिक्षा की नींव देखिए, हम देख सकते हैं, पहला तो 1813 जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, जिसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए, बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसके द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी सही है। तो तीनों हमारे यहाँ पे सही है, यानी कि देख सकते हैं हम, देखिए डी नंबर का राइट आंसर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्राच्यवादी शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया गया तथा पश्चिमी शिक्षा जिसमें अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इसके उपरांत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1835 को लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव में स्वीकृति प्रदान की गई प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई और भारत में जो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम घोषित किया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के अंतर्गत ट्रेविलियन, लॉर्ड मेकाले एवं प्राच्यवादी शिक्षा देसी भाषा के समर्थकों में जेम्स प्रिंसेप प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय उसकी स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई। तो अवशिष्ट शक्तियाँ उस समय किसको प्रदान की जाती थी, ये प्रदान की जाती थी गवर्नर जनरल। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, अभी वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में आंसर। किस वर्ष सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है उसको वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये था मार्लिमेंटो सुधार, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके तहत यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल द्वारा 1834 ईस्वी में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था। उसका कार्य क्या था, इसका कार्य था विधियों का संहिताकरण करना। ठीक है, विधियों का संहिताकरण करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है, जो लॉर्ड मेकाले थी उसकी अध्यक्षता में विधि आयोग का।
किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजस्व, नागरिक एवं सैन्य जो मामले उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देने के लिए अनिवार्य किया गया? तो ये पहला एक्ट आया था, पहला कदम कंपनी को नियमित और रेगुलेट करने के लिए, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संवैधानिक जो विकास है उसके संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायर की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो डायर के सिद्धांत अगर बात करें तो केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजन, ये गलत है, ठीक है। दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, ये भी गलत है। यहाँ देखिए दो शासक समुच्चय, एक लंदन दूसरा दिल्ली, ये भी गलत है। प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो वर्गों में विभाजन, ये बिल्कुल सही है, डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत के संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो ये भारत सरकार के जो है कार्य का संचालन, यहाँ पे देखिए डी नंबर का राइट आंसर है। भारत सरकार के कार्य का संचालन के रूप में इसको सम्मिलित किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन 1935 को, ठीक है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत है उसके साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये दूसरा जो चार्टर एक्ट आया था 1813 वाला, इसमें ये व्यवस्था की गई थी, जो कि दूसरा एक्ट था चार्टर एक्ट, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखिए हम देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, तो उसमें कौन सा सही है? तो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय, बिल्कुल सही है 1937 में। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध, ये भी बिल्कुल सही है, यानी तीनों सही है, यानी कि बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। निम्न में से जो है किन कारणों के अंतर्गत अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से सामूहिक त्यागपत्र दिया था? तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यही कारण था कि सामूहिक त्यागपत्र दिया जाना था। कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्ध के उपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की अपेक्षा की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है, जिसके कारण 8 प्रांतों से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया गया था कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? ये लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में ब्रिटेन के संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, तो प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला? 1909 मॉर्लेमेंटो सुधार, जिसे भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए यहाँ पे जो है आपको एक जो दिया गया है टेबल, जिसके अंतर्गत देखिए 1813 दिया गया है। तो 1813 जो एक्ट आया था, इसमें क्या व्यवस्था थी? इसमें देखने को मिलता है भारत में कंपनी का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है, चीन के साथ था, तो ये राइट आंसर होगा बी का, मतलब जो ए का। फिर रेगुलेटिंग एक्ट की अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको देखने को मिलता है। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ देख सकते हैं, देखिए जो कंपनी के निदेशक, कंपनी के प्रबंधन और संबंधित जो सभी पत्राचार है वो दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करना था, तो ये इसका आंसर हुआ। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए जो एक्ट ऑफ 1858 है वो शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन, ये इसका सही है। और पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो ये वाला सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ए नंबर का हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार और उसको बल दिया? तो यहाँ देखिए जो भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 का, ये इसका राइट आंसर है, जिसके कारण जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था तो कौन से अधिनियम से की गई? तो हमने अभी देखे थे मॉर्लेमेंटो सुधार, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटेन में एक नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधित मामलों पर नियंत्रण कर सके? तो यहाँ देखिए पहला जो एक्ट आया था, पहला कदम, जिसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट जिसे हम बोलते हैं, इसके कारण मतलब इसके द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। पर 1784 में आपको ये दो रूप से देखने को मिलती है, यानी राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की जो अवधि है उसमें निर्मित निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 को यहाँ पर जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 के अधिनियम के प्रस्तावों में से सही है? तो सही है देखना है तो देखिए, भारत के गवर्नर जनरल पद को यहाँ पे वायसराय के हस्तांतरित कर दिया गया, भारत सचिव की नियुक्ति की गई, बिल्कुल सही। भारत तथा इसके क्षेत्र का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित, ये भी बिल्कुल सही। भारत के मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के प्रशासनिक शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश क्राउन के मध्य, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर देखने को मिलता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 सही है, चौथा गलत है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी है? तो गुलामी की दास्ता संज्ञा दी है इन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग थे, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया है? तो स्थानीय प्रतिनिधित्व जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया? ये 1853 जो चार्टर एक्ट आया था अंतिम, इसके अंतर्गत इसको प्रारंभ किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए जो है भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का प्रस्ताव जो है किस अधिनियम में पेश किया गया? तो ये 1909 पार्लियामेंटो सुधार के तहत ये देखने को मिलता है। चार्टर अधिनियम जो था 1833, इसके अंतर्गत किसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा कानून लाया गया था? तो ये लाया गया था सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम बोलते हैं 1781, ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा भारत की स्वतंत्रता का मार्ग सुनिश्चित किया गया है? तो ये 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई? तो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत आपको देखने को मिलती है भारत परिषद अधिनियम 1892, 3 आए थे, 3 में से दूसरे नंबर का जो अधिनियम था उसमें। इसके बाद ब्रिटिश शासन द्वारा पारित किस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार यहाँ प्रदान किया गया है? तो यहाँ देखने को मिलता है 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पारित किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो पहला कदम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई? द्वैत शासन की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है 1919 भारत शासन अधिनियम 1919। इसके बाद साइमन कमीशन का गठन किस अधिनियम की समीक्षा के लिए किया गया था? तो ये 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है भारत शासन अधिनियम, इसके बाद जो है साइमन कमीशन का यहाँ पर गठन किया गया था। काफ़ी विरोध भी हुआ था इसका। किस अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल को कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी कार्यकारिणी परिषद के निर्णय को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया, प्रधान सेनापति की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये 1786 का अधिनियम हमको देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है पारित किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित किया गया एवं उसके उन्मूलन की सिफारिश की गई? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 हमको देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत ही काम किया गया था। फिर सूची है दी गई है, सूची को मिलाना है, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको देखने को मिलता है भारत परिषद अधिनियम 1919, इसकी अगर बात करें तो पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मैं मिला देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से। भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो ये देखने को मिलता है हमको सर्वोच्च न्यायालय। और जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ये देखने को मिलता है माउंटबेटन योजना। तो आपको यहाँ पे ए नंबर का राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई? तो यहाँ देखिए 1773 की अगर बात करें, जो रेगुलेटिंग एक्ट जाना जाता था 1773, इसके द्वारा जो है ब्रिटिश शासन की नींव रखी यहाँ पे। फिर देखिए जोड़ी मिलाना है फिर से, तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है जो प्रांत है और उसके मुख्यमंत्री। तो यहाँ देखिए मद्रास के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो सी राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिए बम्बई के बीजी खरे। उसके बाद हमको देखने को मिलता है देखिए यहाँ पे पंजाब के जो थे सिकंदर हयात खान, और जो फजल उल हक थे बंगाल के थे। तो यहाँ पे अगर देखें बी नंबर का राइट आंसर होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसमें जो है कौन कौन से कथन यहाँ पे सही है ये आपको देखना है। तो देखिए इसके द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया, ये गलत है। इसमें जो था कंपनी के सेवकों को किसी मतलब यहाँ पे देखें कंपनी के सेवकों को किसी नज़र व्यापार में संलग्न होने से प्रतिबंधित किया गया, ये भी गलत है। इसने जो है कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच विभेद किया, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा बस सही है, केवल 3 यहाँ देखने को मिलता है, 2 यहाँ पे गलत है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, यहाँ पे देखने को मिलता है।
फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 किस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1935 से अलग था। तो देखिए यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिख, भारतीय, ईसाई और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन। बिल्कुल सही। भारत सरकार अधिनियम 1919 में फेडरल न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे, और जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग, ये गलत है क्योंकि उल्टा कर दिया यहाँ। तो ओनली क्या है, ओनली एक सही है, बाकी दूसरा गलत है। फिर यहाँ सूची मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है फिर से हम देख सकते हैं 1919 वाला, ये तो हमने पहले पढ़ लिए, इसको छोड़ दिए, ठीक है, पहले हमने पढ़ लिए इसको, ये क्वेश्चन को। तो इस प्रकार हमारे सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ ओवरव्यू संवैधानिक विकास क्रम पहले के अंतर्गत हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर जो सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF वगैरह और सिक्वेंसली लेक्चर आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी, और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी, और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड PDF नोट्स है, और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड। कोर्स यहाँ पे चल रहा है अनअकैडमी के, और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू MCQ, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।